हेलो एवरीवन। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है क्लासिफिकेशंस ऑफ असेसमेंट बेस्ड ऑन पर्पस। हिंदी में उद्देश्य या कार्य के आधार पर आकलन का वर्गीकरण। देखिए, ये हमारे वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले दे रखा है। ये टॉपिक तभी अच्छे से क्लियर हो पाएगा जब आप इस वीडियो के पार्ट 1 को देखेंगे। वीडियो के पार्ट 1 में मैंने एक आकलन के सभी प्रकारों को और उसके उप प्रकारों को अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। आप उन्हें अगर देखते हैं तो आपको और ज़्यादा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आगे के सारे वीडियोस आपके और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए आज बात करते हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट बेस्ड ऑन पर्पस, यानी उद्देश्य कार्य के आधार पर आकलन के प्रकार। देखिए, उद्देश्य और या कार्य ये एक ही है, या तो आप उद्देश्य लिख सकते हैं या कार्य। तो इसके आधार पर आकलन के जो प्रकार हैं, इन प्रकारों पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ असेसमेंट बेस्ड ऑन पर्पस। देखिए, उद्देश्य कार्य के आधार पर ये 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला है प्लेसमेंट यानी स्थानीकरण, दूसरा है फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक, तीसरा है डायग्नोस्टिक यानी निदानात्मक और चौथा है समेटिव यानी योगात्मक। तो असेसमेंट के इन सब टॉपिक्स यानी जो उप प्रकार हैं, इन चारों पर मैं पार्ट बाय पार्ट बात करूँगी। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्लेसमेंट असेसमेंट के बारे में, यानी स्थापन आकलन क्या है। स्थानीकरण आकलन छात्र को उनके निर्धारित स्थान तथा पहुंचने में सहायता करती है। इस आकलन में छात्रों की रुचि या क्षमता से अधिक उनके प्रदर्शन को महत्व दिया जाता है और छात्र जिस विषय में अधिक सर्वोत्तम होते हैं उन्हें उसी विषय के आधार पर आगे स्थानीकरण दिया जाएगा। और साथ ही इस आकलन के द्वारा छात्रों को मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त होती है। देखिए, इस प्लेसमेंट के नाम से पता चल जा रहा है कि इसका मतलब है कि जब कोई बच्चे अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो उनका प्लेसमेंट किया जाता है, उन्हें प्लेसमेंट दिया जाता है और ये प्लेसमेंट उनके जो अचीवमेंट है उनके बेस पर दी जाती है। और उनका सही प्लेसमेंट मिलने के लिए छात्रों का स्थानीकरण आकलन यानी प्लेसमेंट असेसमेंट किया जाता है, जिसके बेस पर छात्रों ने जो भी अचीवमेंट हासिल करा है, जो भी उपलब्धियां उन्होंने ली है, तो उस डिग्री के अनुसार जो स्थान, जो प्लेस उनको डिजर्व करते हैं, वह उस तक पहुंचाने में स्थानीकरण आकलन उनकी सहायता करती है। और इस आकलन में छात्रों की रुचि और क्षमता से ज़्यादा उनके प्रदर्शन यानी उनके परफॉर्मेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। उनके इन परफॉर्मेंस से यह पता चलता है कि छात्र कौन से विषय पर ज़्यादा बेस्ट हैं और उसी विषय के आधार पर उनका प्लेसमेंट किया जाता है, यानी उनका स्थानीकरण दिया जाता है। तो इस तरीके से उनके परफॉर्मेंस के ज़रिए यह पता चलता है कि छात्र कौन से विषय पे ज़्यादा सक्षम है, कौन से विषय पे ज़्यादा बेस्ट है, और उसके विषय पर अगर उनका स्थानीकरण, उनका प्लेसमेंट होता है तो छात्र क्या होते हैं, ज़्यादा संतुष्ट होते हैं अपने प्लेसमेंट से। अब दूसरा है फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन शैक्षिक नियोजन के साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया तब संपन्न होती है जब छात्रों का ज्ञान निर्माण हो रहा होता है। यह आकलन छात्रों की कमियों को दूर करके शैक्षिक नियोजन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। यह आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से जुड़े हर एक पक्षों के गुण, प्रभावशीलता, वांछनीयता तथा उपयोगिता को विकसित करता है और साथ ही शैक्षिक योजना से संबंधित विभिन्न गुणों तथा अवगुणों को एकत्रित करने में भी सहायक होता है। देखिए, शैक्षिक नियोजन का अर्थ है कि शिक्षा की ऐसी व्यवस्था जो शिक्षा को प्रभावशाली बनाता है। तो शिक्षा की इस व्यवस्था के कार्यक्रम के साथ साथ ही रचनात्मक आकलन चलता है। तो इसीलिए कहा गया कि रचनात्मक आकलन जो है वो शैक्षिक योजना के साथ साथ ही चलने वाली प्रक्रिया है। और आकलन की यह प्रक्रिया तब की जाती है जब छात्र नई नई चीज़ों को सीख रहे होते हैं, नए नए ज्ञान का अर्जन कर रहे होते हैं, उनका निर्माण कर रहे होते हैं। ठीक है, और इस आकलन द्वारा छात्रों की कमियों का पता लगाया जाता है और उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है ताकि शैक्षिक नियोजन जो है यानी शिक्षा की जो व्यवस्था है वो और अधिक ज़्यादा प्रभावशाली हो सके। यह आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से जुड़े जितने भी पक्ष हैं, इन सभी पक्षों के गुणों को, उनकी प्रभावशीलता को, उनकी वांछनीयता और उनकी उपयोगिता को और अधिक विकसित करती है। साथ ही शैक्षिक योजना यानी कि जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शैक्षिक योजनाएं हैं, उनसे संबंधित जितने भी गुण और अवगुण होते हैं, इन सभी के आंकड़ों, इनके डेटा को एकत्रित करने में टीचर्स की सहायता करती है। यह आकलन छात्रों की उपलब्धियों को विकसित करने में अधिक सहायता प्रदान करता है और साथ ही इस आकलन में श्रम भी कम लगता है।
देखिए, जो रचनात्मक आकलन है ये छात्रों द्वारा जितने भी अचीवमेंट हासिल किया, छात्रों ने जितने भी उपलब्धियां हासिल की हैं, इन सभी उपलब्धियों को और ज़्यादा विस्तृत और विकसित करती है। ठीक है, और साथ ही इस आकलन में बहुत ही कम समय लगता है और श्रम भी बहुत कम लगता है। रचनात्मक आकलन द्वारा शिक्षक छात्रों के अधिगम से संबंधित अनेक प्रकार के साक्ष्यों को एकत्रित करता है और छात्रों के अधिगम से संबंधित सूचनाएं भी प्रदान करता है। यानी रचनात्मक आकलन के जरिए शिक्षक को छात्रों के अधिगम से संबंधित जो भी डेटाएं हैं, जो भी साक्ष्य हैं, इन्हें एकत्रित करने का अवसर मिलता है और यह आकलन छात्रों के सीखने से संबंधित, उनके अधिगम से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं, इसे भी प्रदान करने में टीचर्स की सहायता करता है। अब तीसरा है डायग्नोस्टिक असेसमेंट यानी निदानात्मक आकलन। देखिए, निदानात्मक आकलन का मतलब है किसी भी समस्या का निदान करना। तो ये एक ऐसा असेसमेंट है जिसके ज़रिए बच्चों की जो भी समस्याएं हैं उनका पता लगाकर उनका निदान, उनका उपचार करना संभव हो पाता है। निदानात्मक आकलन वह प्रक्रिया है जो बालक में किसी विशिष्ट वस्तु में समुचित ज्ञान को दर्शाता है, यानी प्रतिबिंबित करता है। इस आकलन का प्रयोग बालकों के अधिगम से संबंधित कठिनाइयों का पता लगाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। देखिए, निदानात्मक आकलन प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक के अंदर जो क्वालिटी है, किसी विषय वस्तु के संबंध में जो भी गुण, जो क्वालिटीज़ है, उसे वो दर्शाता है, उसे वो प्रतिबिंबित करता है कि इस बच्चे में यह करने की कला है। जैसे किसी बच्चे के अंदर एक आर्टिस्ट का हुनर होता है, किसी में फैशन का हुनर होता है, किसी में डांसिंग का हुनर होता है, किसी में सिंगिंग का हुनर होता है। तो इस तरह के किसी बच्चे में कुछ खास क्वालिटी होती है। तो इन चीज़ों को पहचानने के लिए निदानात्मक आकलन का प्रयोग किया जाता है और निदानात्मक आकलन के जरिए ही उनके इस क्वालिटी की पहचान हो पाती है। और साथ ही इस आकलन का प्रयोग बालकों के अंदर अधिगम से संबंधित यानी सीखने सिखाने से संबंधित जो भी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ होती हैं, इन सभी कठिनाइयों का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। यह एक प्रकार का पूर्व आकलन है जिसके द्वारा टीचर्स छात्रों की शक्तियों तथा कमजोरियों की पहचान कर पाते हैं और छात्रों को सूचना के साथ अनुदेशन भी प्रदान कर पाते हैं। देखिए, इस आकलन को पूर्व आकलन इसलिए कहा गया है क्योंकि जब भी कोई परफॉर्मेंस बच्चे करते हैं तो उससे पहले उनके अंदर जो कमियां हैं, जो डर है, उसी चीज़ को कम करने के लिए, उसका ख़त्म करने के लिए सबसे पहले उनकी कमज़ोरियों का पता लगाना आवश्यक होता है। तो इसके लिए आकलन किया जाता है, निदानात्मक आकलन किया जाता है। तो इसीलिए इसे पूर्व आकलन कहा जाता है। जैसे एक डॉक्टर जब अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसे पता करने के लिए उनका टेस्ट लेता है और जिसके ज़रिए उनके बॉडीज़ की प्रॉब्लम पता चलती है। तो उसी के बेस पर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है और उसी के बेस पर उसको मेडिसिन देता है। तो ठीक उसी तरह से एक टीचर्स भी बच्चे को सही एजुकेशन देने के लिए भी सबसे पहले उसके अंदर की कमज़ोरियों को और उनके अंदर की शक्तियों के पहचानने के लिए उनका असेसमेंट करती है और इसी असेसमेंट के बेस पर ही छात्रों को सूचनाएं और अनुदेशन प्रदान करती है। निदानात्मक आकलन के द्वारा छात्रों में होने वाली मनोवैज्ञानिक समस्याओं का पता लगाकर उनका सही उपचार कर पाना भी संभव हो पाता है और यह आकलन छात्रों की इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का नियोजन करने में भी सहायता प्रदान करता है। देखिए, निदानात्मक आकलन के द्वारा छात्रों में होने वाले जो भी मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, इन सारे प्रॉब्लम्स का पता लगाया जाता है और इनका उपचार भी किया जाता है। और छात्रों की इन्हीं मनोवैज्ञानिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण, उनका नियोजन करने में निदानात्मक आकलन सहायता प्रदान करती है। अब चौथा है समेटिव असेसमेंट यानी योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन पूरे वर्ष भर के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संपन्न होने के पश्चात की जाने वाली एक प्रक्रिया है जो शैक्षिक अधिगम प्रक्रिया के प्रभावशाली तथा वांछनीयता को मापता है। देखिए, योगात्मक आकलन को हम फाइनल एग्जाम्स भी कह सकते हैं। जैसे मूल्यांकन में होता है ना कि सारा सेशन कंप्लीट होने के बाद बच्चों ने जो भी सीखा है, पूरे यूनिट प्लान में से जो भी उन्होंने पढ़ा है, पूरे सिलेबस से जो भी पढ़ा है, उन सभी को पढ़ने के बाद उन्होंने क्या और कितना सीखा है, इन सभी चीज़ों का पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। तो ठीक वैसे ही योगात्मक आकलन भी है। ये पूरे वर्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संपन्न होने के बाद बच्चों ने क्या और कितना सीखा है, इस चीज़ को पता लगाने के लिए यह प्रक्रिया की जाती है।
और आकलन की यह प्रक्रिया शैक्षिक अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता को तथा उसकी वांछनीयता को भी मापता है और साथ ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के जितने भी कार्यक्रम हैं इन सभी कार्यक्रम का मूल्यांकन भी करता है। और इसके पश्चात छात्र जो भी प्रदर्शन यानी जो भी परफॉर्मेंस करते हैं उस परफॉर्मेंस में कितने सुधार हुए हैं इसे भी मापने का कार्य योगात्मक आकलन करता है। और योगात्मक आकलन की ये जो प्रक्रिया तब की जाती है जब बच्चों के सिलेबस के जितने भी इकाई योजना है, जितने भी यूनिट्स हैं, इन सभी यूनिट्स प्लान को कंप्लीट करने के बाद योगात्मक आकलन की यह प्रक्रिया संपादित की जाती है। आसान शब्दों में कहें तो हमारे यूनिट कंप्लीट होने के बाद या हमारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जो भी हाफली या ईयरली या मंथली जो भी एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं वही होता है योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन शिक्षण अधिगम के एक निश्चित समय काल जैसे एक परियोजना, छमाही, इकाई क्रम या एक शैक्षिक वर्ष के पूर्ण होने का सूचक होता है। यह आकलन छात्रों की उपलब्धि को पुरस्कृत करने का कार्य करती है तथा ऐसे आंकड़े प्रदर्शित करती है जो छात्रों को अधिगम के अगले चरण के चुनाव में सहायता करती है। देखिए, योगात्मक आकलन जो है वो शिक्षण अधिगम यानी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है इसके एक निश्चित समय काल में संपन्न कराया जाता है। जैसे कि ये ईयरली हो सकता है, यहाँ पे दिया है एक परियोजना, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट वर्क होता है, इस प्रोजेक्ट वर्क के कंप्लीट होने के बाद ये आकलन होता है, या फिर छमाही यानी जो सेमेस्टर वाइज जिसे हम कहते हैं, या फिर इकाई क्रम जो यूनिट प्लान हमारा होता है कि इतना यूनिट कंप्लीट कराने के बाद हम एक एग्जाम लेंगे, या फिर एक शैक्षिक वर्ष के पूर्ण होने का सूचक होता है। यानी कि जो योगात्मक आकलन है ये पूरे सेमेस्टर का या पूरे ईयर के कंप्लीट होने का ही एक सूचक होता है कि भाई पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। और यह आकलन छात्रों द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों को यानी जो भी अचीवमेंट उन्होंने हासिल किया है उसे भी पुरस्कृत करने का कार्य करती है और ऐसे डेटा प्रदर्शित करती है जो छात्रों को अधिगम के अगले चरण के चुनाव में सहायता करती है। यानी कि छात्रों द्वारा प्राप्त सारे अचीवमेंट को एक सर्टिफिकेट के तौर पर प्रदर्शित करती है, जैसे मार्कशीट वगैरह होते हैं, ठीक है, जो फाइनल सर्टिफिकेट होता है, तो इन सभी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड किया जाता है ताकि वे इसके ज़रिए किसी और कोर्स में अपना एडमिशन ले सके, अपना चयन करवा सके। तो इस तरह से हमने आकलन के कार्य या उनके उद्देश्य के आधार पर 4 प्रकार देखे हैं, जिसमें से पहला है प्लेसमेंट असेसमेंट, जिसमें बच्चों को प्लेसमेंट किया जाता है यानी आकलन के बेस पर उनका सही प्लेसमेंट हो पाता है। दूसरे पे हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक आकलन पे बात किया है कि किस तरह ज्ञान अर्जन करते समय उनमें रचनात्मक आकलन करके उनका ज्ञान निर्माण किया जाता है। और तीसरे पे बात किया जो है डायग्नोस्टिक असेसमेंट यानी निदानात्मक आकलन, जो बच्चों के कोई भी कोर्स कंप्लीट करने से पहले ये प्रक्रिया की जाती है, जिसमें बच्चों की समस्याओं का पता लगाकर उनका निदान किया जाता है। और चौथे पर हमने बात किया है जो है समेटिव असेसमेंट यानी योगात्मक आकलन, जो बच्चों के पूरे वर्ष भर के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान उन्होंने जो भी अचीवमेंट हासिल किया है इन सभी अचीवमेंट को एक डेटा के रूप में निकालकर उन्हें प्रदर्शित करता है, यानी कि एक रिजल्ट के तौर पर, एक सर्टिफिकेट के तौर पर बच्चों को प्रदर्शित, जिसके जरिए बच्चे किसी भी कोर्स में आसानी से सेलेक्ट हो सकते हैं।